बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद सजादीन में मैं हूँ आपके साथ अना यूसुफ। उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आप कभी कैसे? बारिश कभी धूप कभी बस ऐसे चल रहा है। आज सुबह तो ऐसे लग रहा है जैसे धुंध थी, बिल्कुल ऐसे बाकायदा चलती हुई दिखाई दे रही थी। हो गई साइड, लेकिन मौसम ऐसा है कभी धूप और बारिश का सिलसिला चल रहा है, जारी रहेगा। सियासत भी ऐसी ही है। बिल्कुल सही कहा। पहले सेगमेंट की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, हेडलाइंस शामिल करते हैं। जी मीर साहब, खबरें वही हैं और कुछ नई सबसे बड़ी खबर ये है कि कल कुछ नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया कुछ चीज़ों का, चीनी उस मनसूबे का चीज़ों हवालों से उन्होंने कुछ बातें की हैं जिसमें उनका सबसे अहम फ़िक्रा ये है, और मैं इसको सिर्फ एक पोलिटिकल फ़िक्रा नहीं समझता, एक एतमाद समझता हूँ जो पाकिस्तानी कौम का एतमाद है। नवाज शरीफ का एतमाद नहीं मैं कहता, सियासतदान और वो ये है कि पाकिस्तान आलमी तजारत में वापस आ गया है। बिल्कुल, यानी कि हम जिसे कहते हैं टेक ऑफ स्टेज पे दोबारा आए हैं। रनवे पे टैक्सी करने के बाद अब हम फ्लाइट पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कुछ इस तरह की तासुर मिलता है। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारा मंसूबा है राहदारी का, ये कोई गेम चेंजर नहीं है सिर्फ कि हालात बदल जाएंगे, बल्कि ये है कि ये मुकद्दर भी बदलेगा और पूरे खित्ते में एक पूरी तब्दीली लेकर आएगा। और ख़ास तौर पर चीन को उन्होंने गैर मामूली ट्रिब्यूट पेश किया इस फिक्रे में कि चीन पाकिस्तान की इज्जत का दुनिया भर में मुहाफ़िज़ है। अच्छा, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि एक दो खबरें और भी हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में जब इसको देखा जाएगा तो अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है आने वाले दिनों में कैसी होगी। पहले तो अंदाज़ा था कि हम चीन की तरफ टिल्ट करेंगे, अगर कोई आलमी तसादम हुआ तो अब अमेरिका का वो रोल नहीं रहेगा। अमेरिका की हरकत कुछ इन दिनों में ऐसी चलती रही थी कि इस ख्याल को तक़वियत मिलती थी कि अमेरिका खुलकर इंडिया का साथ दे रहा है। मसलन अभी ये खबर आई है कि MKM का हेडक्वार्टर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो बरतानिया से लंदन मुंतकिल हो जाएगा। जो खबरें कई दिन से चल रही हैं, ख्याल था कि बरतानिया में वो ज़मीन तंग कर दी गई है और बरतानिया की हुकूमत के पास कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा है जो पाकिस्तान और आलमी रायमा को दे सके कि उसने इस शख्स को अपनी शहरियत देकर अपनी सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस करने के लिए कैसे इजाज़त दे रखी है। तो कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका में मुंतकिल करें, और वहाँ जब उनका ख़ास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानियों से ख़िताब था उनका, वो इस बात का इशारा था जो अमेरिका में जो MKM के लोग हैं वो बड़ी बड़ी कोई होटलों के पेट्रोल पंपों के मालिक। आज ज़ाहिरुल हक ने लिखा है कि जो शख्स कल तक शायद रिक्शा चलाता था, क्या करता था, छोटा काम करता था, वो 100 पेट्रोल पंपों का मालिक है। कैसे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल सकते हैं? वो तो उनकी सारी जिंदगियां इनके साथ लगी हुई हैं। तो एक खबर तो ये आ रही है कि वो वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी खबर ये आ रही है कि अमेरिका और भारत ने एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, ट्रीटी पर साइन किए हैं कि अमेरिका भारत के अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा। गोया इस इलाके में अब अमेरिका का जो एक अस्करी अड्डा है वो ईरान एक ज़माने में हुआ करता था, शहनशाह के ज़माने में कभी कतर हुआ करता था, इंडिया होगा बड़ा अड्डा। वो उसको चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहेगा, कुछ और कहेगा, बहुत तकरीरें करेगा, लेकिन अगर सारी सूरत हाल होगी तो फिर हम चीन के साथ ही होंगे। चीन हमारे साथ है। अगर चीन का यहाँ तक आ गया है कि कहा गया कि हमारे चीन की तरफ से भी उनके सफ़ीर ने, उन लोगों ने कहा है कि जनाब अमल दरामद का वक्त आ गया है मनसूबे पर, 3 अरब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा और हम पाकिस्तान का हर मुश्किल हालात में साथ देंगे और कोई सूरत नहीं है कि हम। तो ये सारे जो फ़िक्रे ये सिर्फ एक रोटैरिक नहीं है, खताबत नहीं है कि जी पाकिस्तान की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ दुनिया भर में। ये कहना है कि इसमें जितनी इंटरनेशनल सीन पर हमें मुश्किलात पेश आती हैं उसमें चीन हमारे साथ है। दूसरे लफ्ज़ों में हम चीन के साथ खड़े हैं तो उसकी वजह है, और ये भी ज़ाहिर है कि चीन के भी इंटरेस्ट हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट इसको मिलते हैं। और ये सारा CPEC का मंसूबा जो है कि गेम चेंजर ये वो हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुकद्दर बदल रहा है, सारी सूरत बदल रही है और पाकिस्तान अब आलमी तजारत में वापस आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ है कि हम अपना सेटेलाइट भेजेंगे खला में चंद 2018 तक, और बहुत सी खबरें इसमें आती हैं। ग्वादर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, छोटा, ये भी नवाज शरीफ ने कहा है, कुछ और बातें भी इस तरह की बहुत सारी आती हैं। लेकिन ये एक खुलासा है जिसका मतलब है कि चीनी भी वो कह रहे हैं कि रिश्ता अज़ीम में मुंसलिक हैं, और सागडार कह रहे हैं हम एशियन टारगेट बनेंगे। नवाज शरीफ एतमाद के साथ कह रहे हैं कि आलमी तजारत में हम वापस आ गए हैं, और चीन के बारे में कह रहे हैं कि वो हमारे
हमारी इज्जत का दुनिया भर में मुहाफ़िज़ है। और उधर अमेरिका की खबरें दो आई हैं, एक तो MKM का हेडक्वार्टर अब बरतानिया से वहाँ मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे हैं, चांसेस मौजूद हैं। यानी इंडिया और इसराइल के बाद कहा जाता है कि खुलकर अमेरिका पाकिस्तान दुश्मनी में सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया के साथ अमेरिका के जो है एग्रीमेंट हुए हैं, एक तरह का डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके तहत वो उसके अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। इससे एक बदलती हुई सूरत नज़र आती है। नवाज शरीफ का इत्मीनान की बात तो ये है कि वो कहते हैं कि 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो हमारे 2018 तक ऐड हो जाएगी हमारे सिस्टम में, जिससे हम कहते हैं लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोड शेडिंग तो इस वक्त ख़त्म होगी ना जी, अगर फिर हुकूमत पाँव पे पाँव धरे बैठी रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे कि जी मैंने तो लोड शेडिंग ख़त्म कर लिया, अब इलेक्शन जीत जाएंगे हम, फिर देखें क्या करना है। नहीं, उन्होंने कहा कि आइंदा 10 साल में 30,000 मेगावाट सिस्टम में दाखिल हो। वो क्यों? ज़रूरत आने वाले दिनों में अगर हमारी इंडस्ट्री को तेज़ होना है, अरे CPEC के मनसूबों ने सचमुच हमें कुछ फल देने हैं, तो लाजमी नतीजा है कि जहाँ सनतें लगें, और सनतें लगने के लिए लाजमी है कि हमारे पास एनर्जी हो। तो हम गैस पर और इन चीज़ों पर, अब गैस जो हम कतर से खरीद रहे हैं, शोर पड़ा हुआ है, $4 में थी, $4.5 में थे, $6 में खरीद ली। भाई हमें नहीं इसका पता, भी हमें गैस चाहिए यार। पता नहीं किसने कितने कमीशन खाए हैं, क्या नहीं खाए हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला ना। हमें अब चाहिए गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए। ईरान से ले लो, सेंट्रल एशिया से ले लो, अमेरिका सारा मनसूबा सेंट्रल एशिया का पेश करता है। अफगानिस्तान उसके हाथ में है नहीं। अगर वहां से पाइपलाइन गुजरती है या बिजली की तार गुजरती है तो हिफाजत कौन करेगा? अमेरिका के पास तो इतनी सख्त नहीं है जी कि वो किसी गैर मुल्क में बैठकर अब अपने कंट्रोल में कर सके उस इलाके को। मुश्किल, अफगानिस्तान उसके काबू में नहीं है। हमें अफगानिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, ये एक अलग सवाल है, अलग बात है, जिस पर कुछ आर्टिकल भी आ जाएं। लेकिन ये है कि ये सारा एक चेंज होती हुई सूरत हाल है। अब ज़ाहिर नवाज शरीफ कहते हैं कि 8 साल की सतह पर सबसे ज़्यादा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, दुगने हो गए हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है, और हमारी जो है GDP है वो सबसे बेहतर है इन पूरे बरसों में। ये हम कह सकते हैं ना, कभी रही थी। और ये 8 साल वो गिनते हैं कि इसमें, यानी कि 8 साल में से 3 साल उनके हैं, 5 साल गोया पीपल्स पार्टी के हैं, जिसमें कुछ सब मुशर्रफ भी शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम इस वक्त GDP सबसे बेहतर है, इस वक्त ज़र मुबादला दुगने हैं, इस वक्त स्टॉक मार्केट सबसे बेहतर है, और हम 10,000 मेगावाट बिजली ऐड करेंगे जाने से पहले, और 30,000 मेगावाट बिजली जो है 10 साल में ऐड हो जाएगी। हमने सारा ये बंदोबस्त किया है, और हम टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। तो ये एतमाद उनकी बातों से सिर्फ खोखला नजर नहीं आता, पाकिस्तान सचमुच जो है एक रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देता है जी। अच्छा, और कराची की सूरत हाल वैसी की वैसी जैसी चलती है और होती है। वहाँ फिर 6 दहशतगर्द चैत उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और अब उसमें खबर है मसलन वो जो अमजद साबरी के कातिल है वो एक साबिक सेक्टर कमांडर था MQM का। लेकिन अब इस तरह गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब नए लोगों पे कहने पर यह पता चला है, रेंजर के DG ने कहा है कि साहब ये जितना कुछ हुआ था, अल्ताफ हुसैन की तकरीर और लोगों की सारी गुफ्तगू है, ये प्री प्लान था। पता था कि कहाँ से लाठियाँ आनी है, कहाँ से डंडे आने हैं, कहाँ से क्या करना है, और तकरीर के बाद कहाँ से हमला करना है, पूरा मनसूबा जो था प्लान था। इससे अंदाजा होता है कि अल्ताफ हुसैन का कितना कंट्रोल इस पर था। दूसरा फरूक सत्तार कहते हैं नहीं भी प्लान व्लान कोई नहीं था, मतलब हमने प्लान नहीं किया था, क्योंकि अभी तो वो अपने, और कहते अब मुझे आप MQM का जो है वो सरबराह लिखें, मैं हूँ। अल्ताफ हुसैन को हमने खारिज कर दिया, उनके कानूनी माहिरीन वो सारा काम कर रहे हैं कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के उनके से उनको खारिज करके आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और यानी अब आइन के तहत उनके तो है ना जी, राब्ता कमेटी जो फैसला करेगी उसकी तौसीक उनका अल्ताफ हुसैन करेंगे, वो ख़त्म की जा सकती है, और फिर बिल्कुल उनके कंट्रोल से निकल जाएगी। इसका मतलब है कि अगर लंदन की MQM हो सकता है कि अमेरिका की MQM बन जाए, और कोई नया आलमी एक पखंड जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान फिर इससे हट के आराम से बैठ सकता। जितना शोर मचा लें, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, फाटा, बलोच, जो चाहे चीखते रहें, लेकिन अगर पाकिस्तान सचमुच इस तरह मजबूत हो रहा है, हम मजबूत हो गए, तो फिर ये सारी साज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो किसी काम की नहीं है, और कुछ भी उसके मेरा या फरूक सत्तार तो कहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप देख लें, मेरे ईमेल्स देख लें, मेरे फ़ोन चेक कर लें, ये पड़े हुए हैं, देख लें कि इसमें कहीं कोई राब्ते हैं लंदन से। जब मेरे राब्ते ही लंदन से नहीं है
तो आप क्या मुस्तफ़ा कमाल कहे जा रहे हैं, फारूक भाई जो हैं वो चक्कर में हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये लड़ाइयाँ हैं कि वो कहते हैं यार मैं इतना पहले आया था, उनका ख्याल हो सकता लोग क्या लाए गए थे, अब मुझे सब कुछ मेरे झोली में आना चाहिए था, वो आया नहीं। एक मैंने डाल दिया उन्होंने आसफ हुसनैन, लेकिन कुछ मुझे मिल नहीं रहा। तो ये खैर बहरहाल ये अभी एक दिन की कहानी नहीं है, 2 दिन की कहानी नहीं, लंबी कहानी है। पहला मरहला तो इसका सन 18 के इलेक्शन ही आएंगे। पहला मरहला मैं इसलिए कह रहा हूँ, दरमियान में तो कई बड़े सख्त मकाम आते हैं, 2-4 बड़े सख्त मकाम आते हैं, लेकिन चलिए एक टेस्ट बड़ा उस वक्त होगा कि कितने हद तक आपने उनकी वोट क्लाइंटेल पे काबू पा लिया है और उसको देख लिया जी। वहाँ मुक्का चौक का नाम लियाकत अली खान चौक रख दिया है। भाई मुक्का तो लियाकत अली खान का था ना, जो उन्होंने दिखाया था इनको इंडिया को, बल्कि उसका भी बड़ा मज़े का लतीफ़ा है, वो चलते चलते वो भी सुनाता जाऊँ, ताल्लुक़ तो नहीं ज़्यादा इसका कि लियाकत अली खान ने कोई हुआ ये था कि हमने कोई कश्मीर में कुछ सूरत हाल की वजह से उन्होंने कुछ अपनी 2 यूनिट मूव किए थे कश्मीर की तरफ, तो पाकिस्तान ने भी जवाबी तौर पर मूव किए। तो एक बॉर्डर पर टेंशन थी जो सबको पता था कि जंग नहीं होनी, टेंशन है। तो लियाकत अली खान को कैबिनेट ने कहा कि वो ज़रा, तो उन्होंने मुक्का दिखा के कहा कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मुक्के की तस्वीर तो खिंची नहीं, उस वक्त इतने तेज़ कैमरे भी नहीं हुआ करते थे। तो अब हुआ कि वो तो वही बात नहीं बनी, वो तो तस्वीर नहीं है। तो फिर लियाकत अली खान से कहा गया कि ये आप दोबारा मुक्का दिखाएं, तस्वीर खींची गई दोबारा वो प्रेस में देने के लिए। ये बात चौधरी मोहम्मद अली जो उस वक्त हमारी काबीना के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने खुद बताई और मैंने खुद उनसे सुनी। अच्छा। और लेकिन वो मुक्का लियाकत अली खान से नाम से है, पाकिस्तान हमेशा उस मुक्के की तस्वीर लियाकत अली खान की है, वो एक है उनकी पहचान और सिंबल बन गया हुआ था। अब यहाँ उन्होंने मुक्का चौक रख दिया कि डंडे से मारेंगे आपको, हाँ आपको ही मारेंगे। वो तो इंडिया के लिए धोखा था, हमने उसका और मतलब ले लिया। बहरहाल ये एक तरह की अब MKM के अंदर भी हो रहा है कि भाई आप अल्ताफ़ हुसैन से कतई ताल्लुक़ करें वरना हम इस्तीफ़ा दे देंगे। अच्छा, उधर से ये कोशिशें हो रही हैं कि एक कमेटी बना दी गई है कि MKM के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया जाए, उसको बैन करने के लिए बनाया जाए, या लंदन के बारे में कुछ किया जाए। अटॉर्नी जनरल और कुछ जो उनके लोग होते हैं, ये उस्तरा साफ़ और अनूश रहमान और ये इन लोगों की कमेटी बनी है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं मुझे नहीं पता इस किस्म की कमेटी का, बहरहाल उस्तरा साफ़ की अटॉर्नी जनरल है ना। तो बहरहाल ये भी काम हो रहा है, इस पर भी हो रहा है कि क्या सलूक किया जाएगा, कैसे सलूक किया जाएगा। अच्छा, एक और भी है, कराची में दफ्तर मिसमार किए जा रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह का बयान आ गया कि साहब रेंजर को तो ये इख्तियार नहीं है कि वो दफ्तर मिसमार करें। मेरा ख्याल प्लान भी। मुराद अली शाह ने कहा कि भाई राना सनाउल्लाह के साथ मैं गलतफहमी दूर कर दूंगा। अच्छा, वो बड़े मरंज जा रहे हैं, उनके बारे में था कि तेज़, वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं, कोई तलखी वलखी पैदा नहीं कर रहे। इंटरव्यू कल मैं उनका देख रहा था तो बड़े वो सलीके से बात कर रहे थे। ये जो हमारा एक आता है NFC अवार्ड आता है, उसके हवाले से कि मैं तो ये तजवीज़ लेकर के आता है, छोटी मोटी तब्दीली थी, उसको करना है, हमारे ज़माने में बना था ये वगैरह वगैरह, पीपल्स पार्टी के ज़माने। लगता है कि NFC अवार्ड भी अब फाइनल हो जाएगा कि मसले पैदा नहीं हो गए। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह गलतफहमी दूर कर सकता हूँ, रेंजर्स मेरे कहने पर ये कर रही है, बात ही ख़त्म हो गई। अगर सूबाई वज़ीर आला कहता है कि MKM के दफातर मेरे कहने पर ख़त्म किए जा रहे हैं, तो फिर तो किस्सा ही वो बहस आपकी ख़त्म हो जाती है ना। तो गोया इस तरह उस बात को भी ओपन कर दिया गया है। हाँ, एक बात और भी है कि कुछ दहशतगर्द थे जिनको 6 दहशतगर्द थे जिनको शायद फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। उस सज़ा को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये 16 दहशतगर्द थे शायद, और इनकी सज़ा दुरुस्त है और इनकी सज़ा जो है वो जारी रहेगी। कोई अपील उनकी मुस्तरद कर दी है। ये एक और बड़ी खबर जो है वो पैदा हुई है जी। एक बारिशों की सूरत हाल है, बिल्कुल जिक्र हम करते रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई मुबालगा भी आता है, फैक्ट भी है, बहुत सा काबू पाया भी है। कराची का तो मामला इस तरह कि वहाँ शहरी हुकूमत थी नहीं, वहाँ मसाइल हर साल पैदा होते, वहाँ वो बारिशों के लिए शहर प्लान ही नहीं हुआ हुआ, और जब बारिश आती है तो प्रॉब्लम पैदा होते हैं। मुझे याद है जब मैं शुरू में रहा तो 3-4 साल के बाद बारिश आई तो उन्होंने कहा कि 7 साल के बाद बारिश हुई है। हमें क्या मतलब, पता चला कि बारिश वहाँ कम होती है। तो लेकिन उस वक्त तारक रोड पे मैं रहता था तो ऐसे लगता था जैसे दरिया की सूरत में पानी बह रहा है, लेकिन कोई आधे घंटे बाद पानी था ही नहीं, बह गया था। अब वो शहर में जहाँ मसलन नर्सरी में पानी खड़ा होता है इसलिए होता है कि ऊंची जगह है दोनों तरफ और सड़क जो है नीची तरफ से है, तो पानी सारा वो समझो कि पहाड़ियों से ही, पहाड़ियाँ तो अब नहीं रही, वो टीले जो थे वहाँ से बहकर उसी तरफ आता है तो प्रॉब्लम पैदा करता है। कराची में इसकी बड़ी ज़रूरत है, लाहौर में भी ज़रूरत है। लाहौर की कई सड़कों मसलन आप
गुलबर्ग का अक्सर रास्ता खाली था जो पहले पानी में डूबा होता है। एक लिबर्टी चौक के पास कुछ पानी में डूबा हुआ था जो 23 से पानी निकाला जा सकता था, निकाला गया होगा मेरे ख्याल में। ज़हुलाई रोड अलबत्ता डूबी हुई थी, वैसे ज़हुलाई रोड डूबी हुई है बहुत दिनों से, काफरी का हालत वही हुई है, लगता यही है जी। ये हैं जी बस। हाँ, पनामा लीक्स के बारे में इमरान खान कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में PTI मुकदमा लड़ेगी, अच्छी बात है, मुकदमा लड़ें और काम करें। और अब तो वो काम भी कर रहे हैं अपने यहाँ, मोटरवे बना रहे हैं क्या स्वात की, और कह रहे हैं कि देखिए बहस शुरू हो गई कि जी उनसे सस्ती बनाई, उन्होंने कहा ये तो इतनी महंगी बनाई, उन्होंने कहा जी इनको हजम नहीं हो रही हमारी मोटरवे। वही जो फिक्र है इधर की मोटरवे के भाई रास्ता यही है, तरक्की का सफ़र आपको करना पड़ेगा, मोटरवेज भी बनानी पड़ेगी, एक्सप्रेस बनानी पड़ेगी, नए पुल राहें शराहें सब बनेंगी जी, और पुल तालाब चाह जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं बनाएंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तरक्की का रास्ता आगे नहीं चल सकता। और मेरे ख्याल में अब सब सूबे इस काम पे लग गए हैं, फिक्रों का तबादला भी इसी तरह। हाँ, इसी तरह जो बात आगे चलती है। बहरहाल ये हैं जी खबरें सारी जी। सही। और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। नाज़रीन, आज की अहम खबरें हमने डिस्कस की हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे इनसाइट। जी मीर साहब, आज कौन कौन से आर्टिकल? पहले याजमीर का आर्टिकल है, खासा सेंसिबल है। पाकिस्तान नीड्स ग्रूमिंग नॉट सर्जरी। कोई पाकिस्तान को कोई जराही की ज़रूरत नहीं है, मतलब ठीक ठाक करने की ज़रूरत है, मामला ठीक है। कहना मेरा ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी में दो काम होने के नहीं, एक तो फाटा वाटा के इलाकों में तालिबान को नहीं निकाला जा सकता, दूसरा कराची में से जो MKM का असर है यह ख़त्म नहीं किया जा सकता, या ये जो दहशत गर्दी है कराची को उससे पाक नहीं किया जा सकता। कारण अलहमदुलिल्लाह तो उसने नहीं कहा होगा मैं कह रहा हूँ कि दोनों काम हो गए। हमारे याद अभी साहब इस तरह के क्लीशे इस्तेमाल नहीं करते क्लीशे ही कहेंगे वो, और क्या। और अगर देर से हुआ है लेकिन इस्लाम का किला, फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम पाकिस्तान महफूज हो गया है। ये इस्लाम का किला ज़रा वो तंजन कहते हैं इस तरह की बातों को। होने के बाद ये कि काम जमहूरियत ने नहीं किया है, फ़ौज ने किया है। और खुलासा उसका ये भी थोड़ा सा है कि फ़ौज भी रहील शरीफ की। आजकल ये भी एक नैरेटिव है कि फ़ौज ने इसे काम किया लेकिन फ़ौज भी रहील शरीफ की, और उनका और तरीका भी कोई नहीं था, यही तरीका था इसको करने का, उन्होंने किया। फिर उन्होंने एक बात कही है कि हॉरस को कोट किया कि जो ब्रूट फोर्स होती है वो अगर अकल के बगैर, रीज़न के बगैर इस्तेमाल की जाए तो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो उन्हें कहा हमें भी कोई अकल से काम लेना है, नंगी जारियत नहीं करनी, ताकत इस्तेमाल नहीं करनी, उससे नताइज नहीं निकलेंगे। और उन्होंने कहा वैसे सियासतदान अपना काम करते रहें, कमीशन लेने के जो काम है उनके धंधे हैं वो चलाते रहें। और फिर उन्होंने कहा ये भी आ रहा है कि नया चीफ कौन होगा, और उस पर भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा अपना तबसरा किया। अब ये भी तबसरे आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सारे जो सियासतदान हैं, ज़िया के ज़माने के सियासतदान जितने हैं, और एक दो और इस तरह की बातें लिखने के बाद उन्होंने देखो तमाम आलम इस्लाम से फिर भी पाकिस्तान बेहतर है। शाम में क्या हो रहा है, तुर्की देखो अलग बैठा हुआ था, फंस गया सूरत हाल में, प्यूटन के पास जा रहा है, वो भी शाम में आ रहा है, सऊदी अरब के अंदर ये हालात हैं वगैरह वगैरह। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान से बाज रहे, उसके अंदर देखो वो अमेरिका के काबू में नहीं आ सकता, हमारे काबू में क्या आएगा वगैरह वगैरह। और अच्छी बात हो रही है हमारे के जर्नैल सियासतदानों को कंट्रोल कर रहे हैं, और जमहूरियत जो है वो जर्नैलों को काबू में रख रही है। यानी कि जर्नैल जमहूरियत को कंट्रोल नहीं कर रहे, सियासतदानों को कंट्रोल कर रहे हैं। फौज सियासतदानों को कंट्रोल नहीं कर रही, जर्नैल कर रहे हैं। और जमहूरियत जो है वो सियासतदान नहीं कर रहे, वो जमहूरियत जो है सियासतदानों को अपनी तय में रख रही है, जिसे कहते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक तरह का अच्छा एक नक्शा जो है वो खींचा है जी। एक आर्टिकल आज जी इनका वो ज़रा हटके हैं, लेकिन पहले उससे मैं देखना चाहूँगा कि आज हारून रशीद ने भी आर्टिकल लिखा है जी। हारून रशीद ने आर्टिकल मेरे पास ना भी हो तो ज़बानी मुझे याद है कि उन्होंने आज जो बात लिखी है वो लिखी है, इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया है कि आर्मी चीफ जो है रहील शरीफ जो है वो सियासत में आने पे सोच रहे हैं। अच्छा, सियासत पे कैसे आएंगे? उन्होंने कहा कि वो उनको मशवरा दिया जा रहा है और वो इस बारे पर शायद गौर भी कर रहे हैं, ये पता नहीं है कि फ़ैसला क्या करेंगे। उनका मतलब ये है कि वो जब रिटायर हो जाएंगे नवंबर में, तो नवंबर 2018 में वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सियासत में हिस्सा भी ले सकते हैं, वो इसको अमल को पूरा जारी रखेंगे।
तो इलेक्शन तो जून जुलाई में वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, जून में तो इनका टेन्योर ख़त्म होगा, उस वक्त ये असेंबलियाँ ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन जो हैं वो, तो उन्होंने कहा कि वो किसी वजह से मरदमशुमारी के ना होने से या किसी और वजह से उसको 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है और इनका आना, इसको वेलकम करते हैं। अच्छा, ये पहला है। अच्छा, चीफ के हवाले से भी उन्होंने लिखा कि भाई जिनके जिक्र किया जा रहा है तो खाम सूरत हाल ख़राब की जा रही है। हो सकता है कोई आदमी जो बन सकता है चीफ और वो अच्छा भी हो सकता है किसी और को पसंद ना हो, वगैरह वगैरह सारी सूरत हाल। अब वो वैसे भी होनी शुरू हो गई। अब ये नहीं हो रहा कि ये एक एक्सटेंशन ले रहे हैं। अब दूसरी कहानी ये आ गई, अब ये भी नहीं है कि फील्ड मार्शल बन रहे हैं, बल्कि कहानी ये आ गई है कि अब ये सियासत में आ सकते हैं। और मेरे ख्याल में इनके सियासत में आने के पोटेंशियल इफ्तिखार चौधरी से ज़्यादा है। इफ्तिखार चौधरी तो जाते जाते खासी बदनामी मोल ले गए थे, लेकिन राहील शरीफ खासे नेक नामी के साथ रुखसत होंगे अगर बड़े स्मूथली ये चलते चलते चले जाएं। और फिर इस सूरत में अगर सियासत में आए भी तो नॉट ए बैड चांस। उन्होंने लिखा जिक्र भी किया है, आइजनहावर सियासत में आए थे, डिगाल सियासत में आए थे, दुनिया में बेशुमार मसाले हैं। खुद जीतने वाले जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह वो सब सियासत में आया, जेफरसन। तो ये सारा इसलिए इस बात को ना लिया जाए कि जर्नैलों का सियासत में आना जो होता है वो बिल्कुल। डिगाल अपने मुल्क का नजात दहिंदा था। आइजनहावर इतना कमाल का सदर था, फौजी जर्नैल भी वो कमाल का था जिसने ये जंग जापान के खिलाफ अकलंग की क़यादत में कमाल के उसमें किया। तीसरा इफ्तिखार गिलानी का एक आर्टिकल है जिससे मुझे खबर का अंदाज़ा हुआ जो हमने यहाँ मिस की है। उन्होंने कहा कि 2 बातें बड़ी गलत हुई हैं दिनों में। कश्मीर में 51 दिन हो गए कर्फ्यू को, कुछ कम हुआ है। 2 बातें गलत हुई हैं। क्योंकि जब वो वहाँ से एक वफद आया है सिविल सोसाइटी का जिसमें मनीशंकर आयर वगैरह ये लोग मौजूद थे, ट्रैक 2 के भी लोग मौजूद थे, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया है। इनका ख्याल है कि गालिबन वो मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ से ये खबर, मुजफ्फराबाद से ये खबर आई है, हमारे यहाँ से खबर आई है, हमारे कश्मीर से, कि वहाँ किसी ने मुतालबा किया है कि जो क्रॉस बॉर्डर तजारत हो रही है ना जी वो बंद की जाए। उन्होंने कहा कि यार ये बड़ी गलत बात है। राब्ते की एक ही सूरत थी। मैं कहता एक मिसाल देता हूँ, इसकी वाक़या बयान करता हूँ कि पाकिस्तान से पिस्ते आए, पाकिस्तानी कश्मीर से किसी ताजर ने मंगवाए, नाम भी कुछ शायद जिक्र किया उसका, और पिस्ते मंगाए तो जब डब्बे खोले गए तो देखा कि तो उसमें कुछ सड़े गले हैं, कुछ कीड़े चल रहे हैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। तो उन्होंने वो सारे बंद करके अपने गोदाम में पीछे फेंक दिए कि इसको ज़ाया कर दिया जाए। पर आ गए होंगे, किससे कैसे आए कुछ पता नहीं। किसी ने बेईमानी की किया कि कुछ जहाँ सचमुच ही ख़राब हो गए थे, पैक हो के पीछे से आ रहे होंगे तो चले गए। तो उनके पास ताजर आए कुछ वहाँ दिल्ली के बहुत सारे। उन्होंने कहा जी पिस्ते पाकिस्तानी चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा कि पिस्ते तो मेरे पास हैं लेकिन वो यार ठीक नहीं आए, मैं ज़ाया कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं दिखाइए। कहीं दिखाया गया तो एक ताजर ने वो चिमटी से चेक कर रहा था तो उसने वो एक कीड़ा जो उसमें था वो निकाला और चूमा और कहा कि ये पाकिस्तानी कीड़ा है। और वहाँ बोलियाँ लग गई कि हमने लेने हैं पिस्ते। और बीच में कहा ये मोहब्बत, ये राब्ते की एक है, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। फिर उन्होंने बताया कितने ट्रक, 3,131 ट्रक यहाँ से जाते हैं, मुजफ्फराबाद से कम जाते हैं, और बॉर्डर पर तजारत होती है। ये शालें बेचते हैं, वो पिस्ते बेचते हैं, वो पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए तजारत जो है ना दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है। और कोई बड़ी तजारत नहीं है, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने इसको खोला है, फिर उन्होंने किस्सा बयान किया शेख अब्दुल अजीज़ का, उनके वहाँ तो यादगार बनाई जाए उसकी, जिसकी वजह से ये राब्ता कायम हुआ है। और लोग याद रखें चीज़ क्या है, सेब जाते हैं उधर से कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो बार्टर पे होती हैं। और 37 अरब की तजारत है 8 साल में। हालांकि इतने 31,567 ट्रक उधर से आए हैं, 2881 इधर से गए। इधर से भेजने की आपको चीज़ें नहीं चाहिए, यहाँ होंगी तो आप नहीं भेजना चाहते या क्या करना चाहते, पता नहीं क्या सूरत हाल है। उन्हें क्या, मुझे लगता है कि ये हालात ख़राब करेंगे। बलूचिस्तान के मामले पे कश्मीर पे मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है, ये बलूचिस्तान वगैरह के हालात और ख़राब करेंगे और उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। उन्हें कहा वाजपेयी ने भी यही किया था, पहले हालात ख़राब किए थे, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आया था ताकि थोड़ा सा भी कुछ हासिल हो जाए तो उसको बड़ा गिना जाए और बात ख़त्म कर दी जाए जी। तो ये इनके ख्यालात हैं। और बनो का भारत का है कि कशीदगी कम करे साउथ एशिया में, क्योंकि यही उसका। अज़हारुल हक ने आज बड़े मज़े से लिखा, बाबर गौरी पर स्टार्ट किया उन्होंने कहा जो अमेरिका में वेटर्स है, अमेरिका में 100 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों के हैं। उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो जवाब
कान खचाई के, मैं कह रहा हूँ अमेरिका में ये आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने वाकया लिखा कि जॉन एरिया जैसे फ़कीर शायर को स्टेज से उठा के ले गए थे और मारा था उसको। मतलब मैं उस वक्त उस मुशायरे में मौजूद नहीं था, लेकिन सुबह मुझे मालूम हुआ कि रात को ये वाकया हुआ है। और वो सब लोग जो स्टेज पे मौजूद थे उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा, लेकिन वो कहता रहा, वो अपनी बात पर डटा रहा कि उन्होंने कहा भाई कहाँ हमारी पहचान थी कि हमने शिबली को पैदा किया, सुलेमान नदवी को पैदा किया, मोहम्मद अली जौहर को पैदा किया। कहाँ हमारी ये पहचान होगी कि हमने जवेद लंगड़े को पैदा किया, अजमल पहाड़ी को पैदा किया और फलां टुंडे को पैदा किया। ये पहचान हो गई। जॉन एरिया एक खास वजह का आदमी था। उन्होंने कहा तीसरे दर्जे तबर्रा किया वो वाइस चांसलर साहब पे हमारे, मेरी बात भी हुई थी इजहार से। वो ज़ाहिर है कि मरंज किस्म के शेर पढ़ते, उतने बड़े शायर भी नहीं थे, लेकिन वो 9 साल तक वाइस चांसलर करने के वो चक्कर में वो अल्ताफ हुसैन की तकरीर सामने बैठ के लिखते थे। बड़ा नाम था उनका, बड़ा एहतराम था उनका। लेकिन इस पूरी सूरत में मेरा ये कहना है कि वहाँ लोगों के स्टेक्स पैदा हो गए हैं। एक शख्स जो अपने कैरियर की इंतहा पर है, वो इस मनसब पर जाना चाहता है, उसको पता है इनके बगैर नहीं जा सकता। और फिर जो कीमत अदा करनी पड़ी, जमील आली थे, आखिरी वक्त तक जीवे जीवे पाकिस्तान के नगमे गाते रहे। वहाँ सलीम अहमद थे, जिक्र किया उन्होंने, कमर जमील थे, अदीबों चारों दानिश्वरों की एक पूरी नस्ल थी। इनका कराची के दानिश्वर लिखते क्यों नहीं इस बात पर कि हम अल्ताफ हुसैन के फलामान को डिस्टोन करते हैं? उनको खिताब किया उन्होंने। और मेरा ख्याल में ये एक अच्छा मुतालबा भी, मैं मुतालबा तो नहीं कहता, उन्होंने कहा कि कहाँ गए सारे वो लोग जो इस तरह की बातें किया करते थे। मुशर्रफ किधर है? वो जो काफ लीग कहती 10 वर्दी में लाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ कमज़ोरों से हुब्बुल वतनी की तवक्को नहीं करें, इन लोगों से। अच्छा, वसअतुल्लाह खान का एक डिफरेंट आर्टिकल है, बहुत ज़रूरी भी है, अच्छा भी है। पेशावर से खबर आई है कि वहाँ 3 किताबों की दुकानें हैं, शायद 2 बंद हो चुकी, तीसरी बंद हो रही है। उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, किताब पढ़ता कोई नहीं है। और ज़ाहिर है कि बड़े, फिर उन्होंने कराची का जिक्र किया कि एक टॉमस एंड टॉमस रह गई है। थॉमस एंड थॉमस जिसको आमतौर पर देखते हैं हम, लेकिन शायद अंग्रेज़ी में एच नहीं पढ़ा जाता, तो वो टॉमस एंड टॉमस रह गई है। भाई हम तो कहते थे कि देखो ना, टॉमस एंड टॉमस क्या थी? हमारी जो मुमताज़ शीरीं थी, उनके मियाँ अब्दुल समद थे, और ये लोग किताबों का इंतखाब करते थे। हसन अस्करी साहब किताबों का इंतखाब करते, फला दुनिया में किताब, तो बेहतमाल बेहतरीन किताबें मंगवाई जाती थी। मैं अब तो कहते हैं जो रेडियो के पीछे यकीनन है, लेकिन है रीगल पे, अच्छी जगह पे है, रेडियो तो हटाई जा सकती है वहाँ से। किताब महल बंद हो गया, किताब महल बंद हो गया तो किसी ने फिक्र हुआ था किताब महल की जगह अब कबाब महल खुल जाएगा, और क्या है। मैंने और पाक अमेरिकन था वहाँ, वो सब नाम लिखे उन्होंने, स्टैंडर्ड पब्लिशिंग हाउस वगैरह सब बंद हो गए जी। उन्होंने कहा वर्ल्ड इंडेक्स में जो कल्चरल इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया, थाईलैंड और जनूबी कोरिया वगैरह का नाम है बुक रीडिंग पे। पाकिस्तान का तो नाम नहीं है कि हम किताबें पढ़ते हैं, किताब भी नहीं कम हुई है। और क्या दुनिया में बंद हो रही हैं, फलां बंद होगी, फलां की जगह कम होगी, ये होगी, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। अमेजोन ने 5.5 अरब रुपया कमाया इसी से। अच्छा, अब ई बुक्स आ गई हैं। ई बुक्स को कैसे आप लेते हैं, उसको बेचते हैं। जो किताब जो 20 रुपए की कागज़ पर थी, वो पेपर बैक एडिशन 10 रुपए का होता था। ई बुक $3-4 में आप ले लेते हैं, रुपए का नहीं, डॉलर का, 3-4 डॉलर में आप ले लेते हैं। तो कहता है ये किताबें, अब अखबार अब इस पर छपने शुरू हो गए हैं। अब वो कहते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल तक इस पर छपते हैं, कहते पेपर पे छापने की क्या जरूरत है, किया आपने, आपका अखबार आ गया, आपने वहीं पढ़ लिया, एक टेप रखी हुई है, चलते चलते पढ़ते गए उसको। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह भी कमाइयाँ हो रही हैं ऑनलाइन वगैरह से, लेकिन ये कि किताब रीडिंग का कोई ज़ौक ख़त्म नहीं हुआ, मौजूद है जी। तारक चौधरी साहब भी आज इसी तरह है। रहील शरीफ को गद्दारी का मुकदमा किस पर कि इन्होंने सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे, कहा इन्हें, और कि हम सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे, हमने भारी कीमत अदा की है। ये पता नहीं उन्होंने ऑपरेशन शुरू करते वक्त कहा था, कब का बयान दिया था। उन्हें क्या कि परवेज़ मुशर्रफ और ISA चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट मौजूद थे एक पार्टी में। परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ को जो समझा रहे थे उस ज़माने में कि साहब MQM गैर मुल्क में ये वगैरह वगैरह, वज़रा की मौजूदगी में कहा कि हम एलिमिनेट कर, यानी हमारे पास सोर्सेज रहते हैं कि अल्ताफ हुसैन को वहीं लंदन में ख़त्म कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं गैर कानूनी काम इस तरह का करने का कि हामी नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो थे कोलैबोरेट करते रहे हैं, सारी हुकूमतें, पुलिस, सिंध, ये सारी जितनी हैं, ये गद्दारी का मुकदमा इन पर चला। तारक चौधरी साहब सेनेटर हमारे रहे हैं, लेकिन बड़े पढ़े लिखे और समझदार किस्म के नौजवान हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, और बड़ी अच्छी बात भी करते हैं, सोच भी, फिक्र भी अच्छी रखते हैं। उन्होंने कहा सारी बातें जो हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ की इस बात को उन्होंने कोट किया, कहा कि इस पर देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। एक आध आर्टिकल है जी, एक मुसलमान के मुझे लिखना पड़ रहा है, फेमिनिज़म
कहने कि आप कहते हो स्कार्फ ना पहनो, आप कहते हो हिजाब ना लो, आप कहते हो स्कर्ट, छोटा स्कर्ट ना पहनो। ये फ्रांस में क्या हो रहा है? मुसलमान औरतों को कहते हैं कि जिस्म ना डांपो। उन्होंने कहा कि बुरकनी जो स्विमिंग सूट है उसको आपने दहशतगर्दी की अलामत बना दी है। ये क्या आप कर रहे हैं? आप जो असल सेकुलरिज्म है फ्रांस का वो वापस लेकर आएँ। ये जो अब आपने करना शुरू कर दिया, पुराना सेकुलरिज्म जिससे कहा कि तासुब पसंद, इस्लामिक फोबिक, और ये जो आपने कर दिया, इससे उन्होंने कहा अब आप सेकुलरिज्म का लफ्ज़ नहीं करते, फ्रांसीसी रवायत के खिलाफ है। और कौन सी फ्रांसीसी रवायत है? बेहयाई की रवायतें क्या है? तो खासा उन्होंने कहा मसीही कल्चर जो है उसकी बल्कि आप नफ़ी करते हैं सारी चीज़ें करने के बाद। बस यही आर्टिकल है आज के। सही नाज़रीन, आज के आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे इनपुट। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे इकराम सहगल साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी मीर साहब। जी, हमारे साथ इकराम सहगल साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत से मामला पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। कराची के हालात पे भी जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक जिसको मैंने खबर को ज़्यादा अहमियत दी है कि इंडिया MKM अपने दफातर वहाँ मुंतकिल कर रही है। इंडिया का एक एग्रीमेंट हो गया चीन वहाँ अमेरिका के साथ कि वो उनके अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान में जो CPEC मंसूबे पर आज जो नवाज शरीफ ने बात की वो बहुत डिफरेंट है, जिसमें यह लगता है कि वो नवाज शरीफ नहीं बोल रहा बल्कि पाकिस्तान का एतमाद बोल रहा है कि भाई अब आप टेक ऑफ स्टेज पर हैं, आलमी तजारत में वापस आ गए और ये कि गेम चेंजर नहीं है बल्कि मुकद्दर बदलेगा। और एक फ़िक्रा कहा कि पाकिस्तान की इज्जत का मुहाफ़िज़ है दुनिया भर में। यानी ये फ़िक्रा इशारा करता है कि अगर कोई ब्लॉक बन रहा है तो हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी पूरी सूरत। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम सलाम फील्ड मार्शल साहब। मैं फील्ड मार्शल साहब अभी बयान कर रहे थे सारी सूरत हाल को। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर, जिस तो इस वक्त कहना ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे हाइस्ट हैं, हमारा स्टॉक मार्केट बेहतर है, हमारा ग्रोथ रेट बेहतर है, हम टेक ऑफ स्टेज में हैं, और चीन के बारे में ख़ास तौर पर बड़े खुले लफ्ज़ों में, क्योंकि अमेरिका भी अब कुछ खुलकर बात कर रहा है, कुछ इकदाम भी खुलकर कर रहा है। क्या लग रहा है आपको बदलती हुई हालात में? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं जो हमारे रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और उसकी और इकोनॉमी में बहुत फर्क है। ये इकोनॉमी में जितने स्टेटिस्टिक दिखाते हैं वो ठीक नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने के मामले ये नहीं है कि हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमी हो गई है। ये फॉरेन रिजर्व्स ये बोलते हैं स्लेट ऑफ हैंड होते हैं। आप जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर इस पर बोल सकते हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। जो इस बात पर मैं एग्री करता हूँ वो ये है कि ये जो CPEC है इससे बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ ये दावे के साथ कि क्योंकि आप एक्चुअली अगर आप ईस्टर्न अलाइनमेंट तो छोड़ दें, लेकिन जो सेंट्रल अलाइनमेंट, वेस्टर्न अलाइनमेंट है, जहां पर वहां डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट से एक तो अंडर डेवलप्ड एरियाज को फायदा होगा, दूसरा क्योंकि इकोनॉमिक फोर्स मल्टीप्लायर है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आपके पास खाली चीन की नहीं आएगी बट दूसरे मुल्कों से आएगी। और आप देख लीजिएगा जितना बुरा भला USA UK करते हैं, अब ये पहुंच गए वहां पर पूछने वाले कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किस तरह अपने कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर आपको पता है कि जहां पर इकोनॉमिक गेम होता है वहां पर ये जितने भी मॉरल्स और अपनी प्रिंसिपल्स वगैरह सब खत्म हो जाती है। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस उसमें तब होती है कि भाई यहाँ से हमें इकोनॉमिक गेन क्या है। बात यह है कि ये चीन के इंटरेस्ट में भी है। ये नहीं कि खाली ये पाकिस्तान को इतना प्यार करते हैं, पाकिस्तान को जरूर उनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन चीन के इंटरेस्ट में जो आपने इशारा किया है वो बहुत एक लंबा इशारा किया, वो ये कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो आ रही है वो बड़ा क्लियर है। वो ये है कि USA तो अलाइनमेंट जो इंडिया के साथ है वो दिखा रहा है, अब उनके बेसिस भी इस्तेमाल कर सकता है वगैरह। और लेकिन जो अलाइनमेंट है आप देखें वो चीन की तो पाकिस्तान के साथ सही है, लेकिन रूस जो है आप रिसेंट देखें, रूस की जो रूस ने पहला तो आपका आर्म्स एम्बार्गो खत्म कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा रूस ने इंटेंशन डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक अलाइनमेंट है जो डिफरेंट अलाइनमेंट है। और तीसरी बात जो बहुत मैं समझता हूँ लोग इस बात पर ज्यादा ख्याल नहीं कर रहे, वो अलाइनमेंट है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का।
पाकिस्तान और तुर्की की बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ईरान ने अभी और तुर्की ने काफी स्टेप्स लिए हैं कि अपनी रिलेशंस ठीक करें। उनके इख्तलाफात हैं असद के मामले पर सीरिया में, लेकिन अगर वो हो जाता है तो मीर साहब आप सोचें कि पुराना बगदाद पैक्ट होता था, फिर वो सेंटो बन गया था, और अभी 3 ममालिक हैं। अगर तुर्की में शुक्र है कि वो कूड डिटा की जो सिविल वॉर नहीं हो सकी, लेकिन 3 ममालिक हैं जहां पर आपके फौज कायम है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। ये एक मुस्लिम ब्लॉक है, और अगर रूस और चीना इसको सपोर्ट करता है तो ये टोटल अलाइनमेंट इसकी बदल देता है। पहले सेचो था, फिर वो आरसीडी बना, फिर ईसीओ भी बन गया, मतलब हमारा पुराना इत्तेहाद है जिसकी कंटिन्यूटी। इससे ये बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सीपेक जो है ये इसके लिए सेंट्रल इसलिए है कि ये इसमें नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये नवाज शरीफ साहब के ये जो है ये आपका जो तकदीर बदल देगा। और इसलिए इंडिया जो इतना आपके साथ नाराज है वो और किसी बात से नहीं है, वो इसमें नाराज है कि अगर आप इकोनॉमिक पावर इस रीजन में बन जाते हैं तो फिर उसकी जो अहमियत खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है क्योंकि आप साउथ एशिया की भी पार्ट हैं, सेंट्रल एशिया की भी पार्ट हैं, मिडिल ईस्ट की भी पार्ट हैं, तो आपकी पिवटल पोजीशन है जो आपको आपने एक्सप्लॉइट नहीं किया अभी तक। ठीक है, वो अगर आपको और एक्सप्लॉइट तब कर सकते हैं कि जब आप इंटरनल मामला जो है वो ठीक रहे, आपकी पॉलिटिकल मामले जो ठीक रहे, और आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये जो करप्शन की, नेपोटिज्म की, ये सब चीजें ये आपकी कंट्रोल में आ जाए। तो आई थिंक मैं आपकी जो इशारा था बिल्कुल ठीक था कि आपकी एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज होती जा रही है, और इसमें हमें पुश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान, इसमें वो नहीं है कि पाकिस्तान खुशी से जा रहा है। इसके अंदर इंडिया ने हावी होकर यूनाइटेड स्टेट्स के पास हमें पुश किया जा रहा है, और इससे यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत नुकसान होगा। ये मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जिस दिन वो ईरान, तुर्की और पाकिस्तान बावे वो मिलिट्री अलायंस ना हो, लेकिन अगर इकोनॉमिक भी अगर वो बन जाता है तो बहुत बड़ा पावर है। आप सोचे कि आपकी आरसीटी हाईवे पहले भी थी, आपकी आरसीटी पर ट्रेन नहीं चलती थी, आपकी यहाँ से अगर ट्रकें जाती थी वो जाके वहां रुकती थी, इस्तांबुल में जाके रुकती थी। ठीक है ना जी, तो ये आपको बहुत बड़ा एक आई वुड से एक गेम चेंजर सर्टनली है। और होपफुली कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो उसके साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलेगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट के मामले में फिर ये नहीं शुरू हो जाएगा कि भाई अपने फेवरेट को दे दो कॉन्ट्रैक्ट, और ऑरेंज लाइन बना लो और ब्लू लाइन बना लो और रेड लाइन बना लो, और उसके अंदर पैसे समेटना शुरू कर दो। अगर ये नहीं हुआ तो ये बात सच है, और मैं मियां साहब के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ठीक बात। अच्छा, दूसरी सूरत हाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कराची के हवाले से थी, रोज चेंज आ रही है, फारूक सत्तार अपनी अलहदगी का ऐलान करते जा रहे हैं, एमकेएम की खबरें आ रही हैं कि शायद कोई हमारे एडवोकेट जनरल दूसरा टीम बनाई है कि इसके बारे में क्या किया जाए, पाबंदी लगाई जाए ना लगाई जाए, लंदन को परसू किया जाए, वो अमेरिका जाने का सोच रहे हैं। मुस्तफा कमाल अपनी एक क्या सूरत नजर आ रही है इस वक्त कराची की आपको? एक कहावत था शेक्सपियर का, द लेडी डज प्रोटेस्ट टू मच। जब उसको कुछ किया जाता है ना लेडी के साथ जाती तो वो बोलती लेडी डज प्रोटेस्ट टू मच। फारूक सत्तार साहब की वही हालत है। देखिए फारूक सत्तार साहब एक हैरेसमेंट का मुकदमा बना दे। वो फारूक सत्तार साहब कोई ज्यादा बहुत बड़े लीडर नहीं है एमकेएम के, वो एक पपेट अल्ताफ के पपेट ऑन अ स्ट्रिंग है। उनको पहले तो ये डेफिनेटली उनको समझाया गया कि अगर लाजमी 80 एमपीए एमएनए जो है इनके चले जाते हैं, उसके अलावा मेजॉरिटी चली जाती है अगर ये बैन हो जाए। तो ये तो एक वो था कि भाई हम अलग हो गए वगैरह वगैरह, ये कहानी एमक्यू ने बहुत दफा खेला है कि अल्ताफ हुसैन साहब में डिसोसिएट हो गया। 15 दफा अल्ताफ हुसैन साहब डिसोसिएट हुए, फिर आप उनके पास क्या गिदड़ सिंह थी, रहमान मलिक साहब वो जाते थे और फिर अल्ताफ हुसैन साहब वापस आ जाते थे वहां पर जरदारी साहब के सामने। ये आप छोड़ दें, ये नूरा कुश्ती इनकी जो ये होती रहेगी। बात ये है कि फारूक सत्तार साहब को पता है ये कि जो रियल बात हुई है वो ये है कि ठीक है एमक्यूएम की जो बात इशारा किया कि ऑफिस डिमोलिश हुए, मजेदार बात है सज्जाद मीर साहब वहां के जो फर्नीचर थे लोगों ने उठा के ले गए, वो साथ वाले उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, उनके फर्नीचर सब उठा के लोग ले गए, लूट मार करके ले गए उन जगह से। काफी इनके पास फर्नीचर और टीवी सेट और ये सब चीजें थी उन ऑफिस में। हर
बोलते ना कि ऑफिस बड़ा वेल इक्विप्ड ऑफिस था। तो बात ये है कि देखें अनऑथोराइज थे जैसे कहा जा रहा है जी, अनऑथोराइज जगहों पे बने हुए थे मोस्टली आई वुड से 95% उनने पार्क ले लिया था, प्लॉट ले लिया था, कब्जा कर लिया था, ये वो सब अनऑथराइज थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल हावी हुए हुए थे। आपको तो पता नहीं है, मैं बताता हूँ कि हिटलर की इतनी स्ट्रांग वो नहीं थी पावर जर्मनी में 1930 में, तो बाद में पावर थी जब उन्हें ऐसे को खत्म कर दिया। तो बात ये इतनी बड़ी पावर थी, और वो पावर प्रोटेस्ट के बगैर, जर्मनी साहब मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट के बगैर वो रातों रात खत्म हो गया। ठीक है ना, ये डेफिनेटली ये मैं किसी दावे के साथ कह सकता हूँ, ये डिसीजन फौज ने लिया था, उसका कवर ठीक है राम शाह साहब एक्सेप्ट कर रहे थे, पर पीपीपी के भी उसके अंदर वो था कि एक अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जी मेरे कहने पे हो रहा है, यानी कि पहली बार हुआ है कि सिंध हुकूमत ने ओनरशिप ली है किसी चीज की, चीजें उनके कहने पर हुआ है, पर उनको भी कहा गया तो हुआ है। ठीक है ना जी, वो उनके कहने पर, किसी के कहने पर हुआ। ठीक है ना जी, तो ये बात कोशिश तो करेंगे जरूर। ठीक है, अच्छी बात है, ओनरशिप एक्सेप्ट करें, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप देखें ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक स्टेटमेंट उठा के पटक दे दिया है, क्योंकि भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ना, तो इसलिए अच्छी बात है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप ले। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत, इसमें काफी लॉन्ग टर्म चेंजेस आएंगे जब उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें थी सीट ऑफ पावर निकल जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को रखना बड़ा मुश्किल होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी मौका है, मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा मुस्तफा कमाल भी थोड़ा आप दिखाएं अपनी स्टेटमेंटशिप, और वो जाएं और कोशिश करें कि जो एमक्यूएम के अच्छे लोग थे, ये नहीं था कि एमक्यूएम में सब बुरे लोग बैठते, इनके मिलिटेंट विंग थी जो खराब थे, जो इनको निकाले, और इस कंट्रोल ने पार्टी की, और इस पार्टी को जो महाजर पार्टी जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, अगर उसका लीडर खिलाफ है तो महाजर पार्टी खिलाफ नहीं है। ठीक बात, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हक में न सिर्फ के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार हैं। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका इकराम सहगल साहब। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास, आपने बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की जिन मामलों पर। मीर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल सेम टाइम पर आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।